वो कहाँ गई श्रद्धा? तबीयत खराब हो गई? फॉर्म बहुत देर में भरा गया ना उसका, सुबह। अभी भी नहीं भरा? वो दलाई लामा, ओ दलाई लामा, दलाई लामा ऐसे घुमाते रहते ना कुछ। तो आज हम लोग को चैप्टर स्टार्ट करना है जनन स्वास्थ्य, है ना? मैंने होमवर्क दिया था, कर लिया? इतने शरीफ हो तुम लोग। करूँगा, तुम्हें क्या लगा मैं मान जाऊँगा? अभी चेक भी करूँगा, जिन्होंने बदतमीजियों ने नहीं किया होगा उनको भगाऊंगा अभी क्लास से, देखना। अभी घंटी बजने तो, अभी घंटी बजने तो, अभी देखना, टेंशन मतलब, घंटी बजने तो। दिल को खुश रखने के लिए गाली भी ख्याल अच्छा है, घंटी बजने तो तुम वेट तो करो जरा। अभी मेरा अधिकार क्षेत्र स्टार्ट हो। अब मैं पहले ही अनाउंस कर रहा हूँ, जिसको अगर शर्मिंदगी से बचना हो पहले ही भाग जाओ, क्योंकि मैं भगाऊंगा आज। अब बाहर खड़े होकर लिख के लाओगे नहीं, मैं क्लास छोड़ दूंगा, मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं। गुड इवनिंग। अब जिन्होंने उसको नोट डाउन नहीं किया है वो खड़े रहे, बाकी बैठ जाए। आप लोग लेके जाओ, बाहर से लिख के लाओ। क्या बचा है? हाउ यू नो कि मैं आज क्या पढ़ाऊंगा? क्या चीज कह रही हो? कितना रह गया है? क्या रह गया ये बताओ, कंटेंट बताओ। वो तो लिखना भी नहीं था, मैंने इनिशियल 2 पन्ने बोले थे, तीसरा पन्ना बोला ही नहीं था। तो वो मूर्ख हैं जिन्होंने तीसरा पन्ना लिखा है, लिटरली मूर्ख हैं। मैंने 2 पन्ने बोले थे, क्योंकि बाकी तो प्रोसीजर मैंने पढ़ाने हैं। हाँ आप बैठ जाओ, गेट आउट। लाओ दिखाओ कौन सी नोट कर ली। देखो यार, ये भी पूरी नोट नहीं है, जाओ। मैं पीडीएफ पूरी भेजता हूँ बेटा, मैं अधूरे काम करता ही नहीं हूँ। आप लोग बाहर जाएं, लिख के लाएं, मैं ऐसे नहीं पढ़ा पाता हूँ भाई, मेरी अपनी क्षमताएं हैं, ठीक है? मैं बेवकूफ़ों को नहीं पढ़ा पाता हूँ। तो मेरा क्या फॉल्ट है? मैंने पढ़ाया नहीं, मैंने अच्छा नहीं किया। मेरी एक गलती बताओ। आप लोग जाएं, लिख के लाएं। आप लोग वैसे भी बहुत ज़्यादा रेगुलर है क्लास। चल दिया नालायक, सॉरी नहीं नालायक, चल दिया, चल इधर। बाहर जाने का मन कर रहा है, मतलब 1 घंटा घूम आएगा। तुमने बोला मुझे नहीं, सॉरी सर आइंदा लिख लूंगा, कुछ आपने रिक्वेस्ट की मुझसे। हटो और देखो जरा, शक्लें देखो। हाँ भाई, काय कंटेंट दूसरी, ये तो मैंने बहुत लेट भेजी थी दूसरी तो। तुम्हारा डॉक्टर राम सिंह घर चले गए तो नेट तो चलता है भाई मेरे, वो तो घर में भी पहुंचती है पीडीएफ। तो तुम्हें पता ही नहीं था तो हमने भेजी क्यों, ये पता नहीं लगा? भागो यहाँ से, तुम अपने भैया को बुला के लाना, फोन पे बात कराना लेक्चर के बाद। तुम्हारी इतनी शिकायत करूँगा तुम्हारी टांगे छाट दी जाए। बांस की तरह बढ़े जा रहे हो, कल कब आएगी भाई?
तुम्हें मैंने ये थोड़ा कहा था बैठ जाओ, रत्ती भर नहीं बोला। आप लोग थोड़ी देर लेक्चर खड़े रह के पढ़े, क्या दिक्कत है कुछ? तो बस खड़े रह के पढ़े। क्या कहती हो सर रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दो। बेटा? आप कौन हो? कौन हो भाई? सर अमन। सर अमन। ये आपको रिकॉर्डिंग होती दिख रही है कोने में, या और कैसे स्टार्ट करूं भाई मैं इसको? 13 मिनट से रिकॉर्डिंग चल रही है भाई मेरे। चलो, ओके मैं तब तक वो पार्ट नहीं पढ़ाऊंगा जब तक आप लोग लिखेंगे नहीं। कौन सा? इनिशियल पार्ट। मैं सीधे स्टार्ट करूंगा किससे? टेक्निकल पार्ट। टेक्निकल पार्ट अर्थात जो गर्भ निरोध की युक्तियां हैं, मैं वहां से स्टार्ट करूंगा चैप्टर। इंट्रोडक्टरी पार्ट दैट इज उसमें क्या है क्यों है वो सब चीजें मैं फिर आपको कल पढ़ाऊंगा। कल तक लिख लेंगे? पक्का बोलो? बैठ जाओ। तुम क्या अलग कहीं उससे आई हो जहां से बैठे नहीं रही हो? चले स्टार्ट करते हैं हम लोग। परिवार नियोजन। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे परिवार नियोजन। अभी भले आपके परिवार नहीं है, मतलब आपके खुद के, तब भी उसके नियोजन की मैं विधियां बता दूं। परिवार नियोजन बोले तो फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग में जो विधियां हैं ये हैं अवांछित जो आपके गर्भ होते हैं उनसे छुटकारा पाने के लिए, कि जो अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट हो जाएगी तो जाहिर सी बात है जो बेबी है या तो उसको बर्थ देनी पड़ेगी या उसको अबॉर्ट कराना पड़ेगा। तो एबॉर्शन वगैरह अगर हम लोग बहुत अच्छे से समझें तो नैतिक कर्म तो नहीं है। क्या कहीं से भी एबॉर्शन कोई ह्यूमैनिटी का कृत्य है? भाई एक बेबी है, वो संसार में 2 3 4 3 महीने पल लिया, उसके बाद उसकी जो मदर है, बहुत बार मदर के वो भी नहीं होते हैं, कंसर्न नहीं होती है, लेकिन स्टिल फैमिली के प्रेशर में या जो ससुराल वाले हैं या जो और कोई है उनके प्रेशर में उनको गर्भपात कराना पड़ता है। क्योंकि नॉर्मली माँ जब भी कोई फीमेल है जब वो गर्भवती होती है तो कहीं ना कहीं उसका साइकोलॉजिकल अटैचमेंट अपने जो गर्भ में पल रहे शिशु के संग हो जाएगा, लेकिन दुनिया भर के जो आपकी ये हैं मतलब प्रेशर उनके कारण उसको गर्भपात कराना पड़ेगा। तो बहुत से देशों में तो ये मानता है कि अगर कोई भी चीज गर्भ में पल रही है तो उसमें जीवन है और जीवन को नष्ट करने का अधिकार आपको कैसे भी नहीं मिलता है। भले उसको आपने सृजित किया, आपको लगता है कि बच्चा हमने पैदा किया है, लेकिन अगर वो गर्भ में आ गया तो उसके नॉर्मल से ह्यूमन राइट स्टार्ट हो जाएंगे। ह्यूमन राइट का वायलेशन बहुत से देश में नहीं होता है। हम लोग के देश में इसको इस चीज को कानूनी रूप से सहमत क्यों करना पड़ा? क्योंकि जनसंख्या अपार रूप से बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है, और जनसंख्या बढ़ने के साथ ही साथ क्या है, जो लोग हैं वो लगातार एबॉर्शन करा ही रहे हैं। अगर हम लोग पुराने जमाने की बात करें तो ऐसा नहीं था कि जो बच्चा अगर गर्भ ठहर गया तो वो बच्चा पैदा हो गई होगा। लोग क्या करते थे, दाइयों के माध्यम से उसको अबॉर्ट कराते थे, गर्भपात कराते थे। लेकिन जो दाइयाँ होती हैं बहुत बार प्रशिक्षित नहीं होती हैं, वो तो मतलब एक ज्ञानी टाइप के हैं, वो तो लगातार उनका फैमिली बिजनेस है, उसको करते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, तो उनको इतना ज्ञान तो है नहीं कि गर्भपात कैसे कराना है, ना उनको एग्जैक्टली ये पता है कि गर्भपात में जो गर्भस्थ शिशु है उसकी उम्र क्या है, कितने महीने का गर्भ है। क्योंकि बहुत बार जो फीमेल्स है उन्हीं की कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाती है। तो बच्चे की अगर उम्र ज़्यादा हो गई है, ऐसी केस में अगर गर्भपात कराया गया तो माता के शरीर के लिए नुकसानदायक होगा। वो उनको परमानेंटली बांझ बना सकता है, उनको उनकी लाइफ जा सकती है, डेथ हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन से निजात पाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1971 में स्टार्ट करा दिए थे एमटीपी, दैट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, अर्थात गर्भपात को कानूनी रूप से सहमति दे दी गई। तो गर्भपात ना कराना पड़े, गर्भ जो है वो ठहरे ही ना, तो हम लोग पहले उन युक्तियों की बात करेंगे जिससे गर्भ को ठहरने से बचाया जा सके, दैट इज जो पॉपुलेशन है उसके पश्चात भी गर्भ ना ठहर पाए। ठीक है, तो अब इनमें 2 प्रकार की युक्तियां सम्मिलित होती हैं। तो इनमें
वैसे भी मेरी स्क्रीन नहीं आ रही। युक्तियां। हेलो सर। भाई कौन हो जो तुम्हारी स्क्रीन नहीं आ रही है दोस्त? क्योंकि मैंने तो शेयर कर आपने रखी, बाकी किसी की स्क्रीन नहीं आ रही है क्या? आ रही है सर। तो बेटा हम एक अकेले इंसान के लिए कैसे सहायता कर पाएंगे भाई मेरे? सॉरी आप सर, इसको आप दोबारा से क्विट करो, मीटिंग को दोबारा रिज्वाइन करो, स्क्रीन आने लगेगी। ये मोबाइल हैंग कर गया आपका, ठीक है? अरे भाई किसकी स्क्रीन गायब थी? हाँ बोलो। तो इसमें वह सभी युक्तियां सम्मिलित हैं जिससे परिवार में सदस्यों की संख्या इच्छानुसार नियत रखी जा सके। इसमें युक्तियां कौन सी पढ़ा रहा हूं? जिसमें परिवार के सदस्यों की संख्या नियत रखी जा सके। इसमें मर्डर नहीं है कि बच्चा पैदा हो गया, लग रहा है कि 4 मेंबर होने चाहिए तो एक का कत्लेआम मचा दो। तो उससे पहले के संसाधन है सारे, ठीक है। उसके पश्चात क्या नहीं कि बोला नहीं मर्डर करके भी तो कम हो जाएंगे, तो 2 की सुपारी दे दें। तो यहाँ पे भी हम लोग करेंगे बात किसकी? गर्भ निरोध की बात करेंगे। दूसरे को क्या देखो, सुपारी दोगे? तो अब हम लोग बात करेंगे इसमें गर्भ निरोध के उपाय सम्मिलित होते हैं। यह है निम्न 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्राकृतिक विधियां और नंबर 2 कृत्रिम विधियां, आर्टिफिशियल मेथड और नेचुरल मेथड। तो पहले हम लोग बात करेंगे प्राकृतिक विधियों की। अरे बेचैन लोगों रुक जाओ, बंद कर लो उसको, मैं पढ़ा रहा हूँ। मैंने वो छापने को नहीं दिया था, छाप के बैठे हुए हो। प्राकृतिक विधियों में क्या चीज यूज होगी? वह यूज होगी आपका खुद का ज्ञान। ज्ञान किस मामले में? कि जो गर्भावस्था से रिलेटेड इवेंट्स हैं, या गर्भधारण कैसे होता है, या जनन काल की जो एक्टिविटीज हैं ये कैसे होती हैं, जब इनके बारे में समुचित ज्ञान होगा तो ही जाके प्राकृतिक विधियों को हम लोग यूज कर पाएंगे या यूज करा पाएंगे। तो इनके लिए चाहिए क्या? कोई भी केमिकल नहीं चाहिए, कोई भी युक्ति अर्थात डिवाइस नहीं चाहिए। इनमें चाहिए केवल और केवल क्या है? ज्ञान। तो ज्ञान कौन देगा? मैं। इनमें वैसे तुम लोगों में सभी में है, इनमें तुम बार बार उसकी शक्ल क्यों देख रहे हो? है भाई, उसकी शक्ल क्यों देख रहे हो बार बार? इसमें कोई भी रसायन या डिवाइस, डिवाइस मतलब युक्ति का उपयोग नहीं किया जाता है केवल इसमें जनन चक्र, जनन प्रक्रिया, गर्भ ठहरने की प्रक्रिया
का उचित ज्ञान आवश्यक होता है। उचित ज्ञान लिखा गया है, समुचित ज्ञान नहीं लिखा गया है। डॉक्टर नहीं बनाना है, ठीक है, केवल बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाना पड़ेगा, उतना ही काफी है। तो इसमें कौन कौन सी युक्तियां हैं? इसमें निम्न युक्तियां सम्मिलित होती हैं। एक, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस आवधिक संयम से पीरियड मेथड। ये है क्या बोला? यहाँ पे जो भी यूज किया जा रहा है प्रोसीजर, उसमें आवधिक संयम। आवधिक संयम का मतलब क्या होता है? आवधिक मतलब एक कोई ड्यूरेशन, संयम दैट इज बॉडी को करना, कंट्रोल करना। तो पीरियोडिक मतलब आवधिक, एब्स्टिनेंस मतलब संयम। तो अंग्रेजी हिंदी दोनों इसकी क्लियर। अब वो संयम रखने की अवधि कौन सी है? तो एक सामान्य अगर हम लोग बात करें आतृ चक्र की, तो जो नर तथा मादा है उनको कब ये मैथुन नहीं करना है या कब उनको संभोग नहीं करना है, तो उसकी ड्यूरेशन में अगर उस ड्यूरेशन में उन्होंने संयम बरता तो जाहिर सी बात है उनमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और कोई भी जो वो है कॉपुलेशन मैथुन है उसकी वजह से गर्भ धारण नहीं होगा। तो ये नॉर्मल कौन कौन से दिन होते हैं? क्या क्या ये दिन है या क्या इसकी गणना है? तो इसको देखते हैं। तो ये हो गए 28 दिन की गणना। यहाँ पे ये सबसे लंबी लकीर ये रिप्रेजेंट करती है ओवुलेशन को, अर्थात अंडोत्सर्ग को। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लगता है क्या है, जो अंडे की वायबिलिटी है, जो अंडा जिंदा रहेगा कितने घंटे के लिए जिंदा रहेगा? 24 घंटे। जिंदा रहने का तात्पर्य है कि निषेचन हेतु वो तैयार रहना, मतलब उसके पश्चात उसका निषेचन नहीं हो सकता, उसका फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, वायबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो उस 24 घंटे के अंदर एक साथ स्पर्म तथा ओवा दोनों के दोनों चीजें एम्प्लॉय में होनी चाहिए, तभी जाके निषेचन से भ्रूण युग्मनज बनेगा, जाइगोट बनेगा, अन्यथा वो जाइगोट नहीं बनेगा। तो इसी कारण हर एक जो मैथुन होता है, संभोग होता है, उसकी परिणति क्या नहीं होती है? गर्भ नहीं होती है, क्योंकि उनका साइमल्टेनियस वहां पे पहुंचना हो ही नहीं पाता है। तो ये एनसीईआरटी के इससे पहले वाली चैप्टर की लाइन थी। तो यहाँ पे ओवा की वायबिलिटी 24 आवर्स स्पर्म्स की वायबिलिटी मादा जनन मार्ग में
अराउंड 48 आवर्स कितनी है? 48 घंटे अर्थात 2 दिन। तो इसके आधार पे इसकी गणना हम लोग करेंगे। अब देखिए यह 14 डे, तो 14 डे पे ओवा आया तो उससे 2 दिन पहले स्पर्म नहीं आना चाहिए और उसके 1 दिन पश्चात तक स्पर्म नहीं आना चाहिए। दैट इज 14, 15, 16, 17, 13, 12, 11, 10। तो यहाँ पे 12वें दिन से 15वें दिन के मध्य अगर कोई भी यहाँ पे कॉपुलेशन का एक्ट होगा, मेथन होगा, तो यहाँ पे फर्टिलिटी सबसे ज़्यादा हाई चांसेस होंगे। ये कॉन्सेप्ट क्लियर? फिर जो ओवुलेशन है, ओवुलेशन सदैव ये नियत नहीं होता है 14वें दिन होगा, तो इसको प्लस माइनस 1 डे के कॉन्सेप्ट पे लेके चलेंगे। प्लस माइनस 1 डे का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? ओवुलेशन में अकर्स ऑन द 13 डे या 15 डे, तो 15 डे से एक आगे बढ़े 16, 13 से 2 पीछे गए 11, तो 11 to 16 ये पहुंचे। अब स्पर्म की वायबिलिटी के लिए भी प्लस माइनस 1 डे, प्लस माइनस 1 डे, तो 10th आ गया, -1 प्लस 1 पे आ गया 17। तो 10वें से लेके 17वां दिन के मध्य जो पीरियड है, जो वो सबसे ज़्यादा उर्वर पीरियड है, उसको क्या बोलते हैं? फर्टाइल पीरियड। और इस फर्टाइल पीरियड में अगर कोई भी निषेचन हुआ, कोई भी निषेचन नहीं, संभोग हुआ, तो वहाँ पे स्पर्म और ओवा दोनों मौजूद होंगे, जिसके कारण निषेचन हो जाएगा और गर्भ ठहर सकता है। तो एक सामान्य आतप चक्र जिसकी ड्यूरेशन 28 दिन है, उसमें कोई भी निषेचन, कोई भी मैथुन 10वें से 17वें दिन के मध्य नहीं करना है, उसके कारण गर्भ ठहर सकता है। तो ये आवधिक एक सामान्य आत्र चक्र 28 दिन की अवस्था में दसवें से 17वें दिन के मध्य किया गया कोई भी संसर्ग गर्भ धारण करा सकता है, अतः यह अवधि उर्वर अवधि कहलाती है। इसके अतिरिक्त अन्य सभी दिन सेफ माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य सारे दिन क्या है? सेफ हैं, जैसे 1 से 10 और 17 to 28 ये सेफ पीरियड है। मतलब इसमें कोई भी अगर संसर्ग होगा तो उसमें नॉर्मली जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट नहीं होगी। गर्भ धारण के लिए स्पर्म व ओवा का एक साथ इम्प्ला में पहुंचना आवश्यक होता है तथा क्योंकि ओवा की वायबिलिटी केवल 24 आवर्स होती है, अतः हर एक मैथुन या संसर्ग
गर्भधारण नहीं करा सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट, ये प्रीवियस चैप्टर की एक लाइन थी जिसको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। अब जो कोई, जैसे ये तो पता लग गया कि नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में 10वें से 17वें दिन के बीच में संसर्ग नहीं करना है, लेकिन 10वें से 17वें दिन में जो फर्टाइल विंडो है, टेक्निकली तो वो 3 दिन की है, अर्थात जिस दिन ओवुलेशन हुआ उससे 2 दिन पहले और 1 दिन पश्चात, केवल इतनी यही 3 दिन तो अनसेफ है, बाकी डेज तो सेफ है। तो इनको पता करने का क्या साधन है? तो ओवुलेशन को पता लगाना पड़ेगा। इसके लिए क्या पता लगाना पड़ेगा? ओवुलेशन। ओवुलेशन पता करने की विधि। अब ओवुलेशन कैसे पता करेंगे? कोई बताना चाहेगा? पढ़ के तो नहीं बताना। मैंने पहले ही कहा था कॉपी किताबें बंद कर लो, मानते क्यों नहीं? क्यों खोले बैठे हो उसको? नहीं, एनसीईआरटी में नहीं है, एनसीईआरटी खोले रहो। अब ओवुलेशन पता करने की विधि कौन बताएगा? डॉक्टर राम सिंह, बताओ। डॉक्टर राम सिंह, स्टार्ट करें। किसी महिला में अंडोत्सर्ग कैसे पता लगाएगी वो? इतना नीचे देखोगे तो मुंडी नीचे चली जाएगी घुटनों तक। बैठो। अंजलि, तो महिला होके महिला के बारे में नहीं पता, कैसे गायनेकोलॉजिस्ट बनोगी आप? क्या बनोगी? कौन सी डॉक्टर बनोगी? आंख बंद किए खड़ी है, बैठ जा। नंबर कम होगा मतलब ओवरी के अंदर हम लोग को गिनेंगे? आपको दिन का पता लगेगा कौन सा दिन कम हो गया? हमें तो दिन पता करना है। वो हर एक दिन को कम होगा तो अलग चीज है, अलग ज्ञान है वो। आपके पास कोई पेयर आया, ठीक, आप डॉक्टर हो, अब वो कह रहा है कि हमें मतलब इतना संयम नहीं है, हमें 3 दिन का संयम है, तो हमें वो बताओ कि ओवुलेशन कैसे पता लगेगा? है दूसरे तीसरे दिन कब से काउंट करें? वो नहीं करें, छोड़ो, बैठो। मोहतरमा बताइए। बहुत हल्का होता है वो, तो बहुत ज़्यादा फील ही नहीं होता है, मतलब वो माइन्यूट पेन है। इवन भाई आप लोग तो गर्ल्स हो, आप लोग को कभी फील होता है क्या? वो मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल का पेन की बात नहीं कर रहा हूँ, मिडिल साइकिल के पेन की बात कर रहा हूँ। आप लोग को नॉर्मल एक्टिविटीज़ में बिजी रहते हैं, पता ही नहीं कब हो जाता हो, तो हल्का फुल्का पेट दर्द तो गैस से भी हो जाता है, तो एग्जैक्टली उससे नहीं पता लगता है। बैठो। नहीं गुड़िया, पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए पढ़ा रहा हूँ। मैंने कहा ना इस चैप्टर में बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊँगा आपके ज्ञान के लिए, हर एक चैप्टर में बेहतरीन तरीके से पढ़ाता हूँ, ऐसा है कि नहीं है? चलो इसको देखते हैं। पहला जो मेथड है वो बीबीटी पे आधारित है। किस पे है? बीबीटी द्वारा। बीबीटी द्वारा क्या होता है? बेसल बॉडी। अच्छा, तुम्हें भी पता है? पढ़ा था, बताओ इसके बारे में। ओवुलेशन के पश्चात महिला के शरीर का तापमान बीबीटी 1 डिग्री फ़ारेनहाइट 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा हो जाता है।
ये बाकी साइकिल में लगातार बढ़ा रहेगा जब तक लुटियल फेज रहेगी। प्रोजेस्टेरॉन बढ़ाता है, कौन बढ़ाता है टेम्परेचर? प्रोजेस्टेरॉन। तो अगर बॉडी में अपना रोज का टेम्परेचर को नोट डाउन किया जाए, एक पर्टिकुलर टाइम पे एक वो बना ली जाए टेबल की, जैसे आज कितनी तारीख है? आज 19 तारीख को शरीर का तापमान क्या है, 20 को क्या है, 21 को क्या है, 22 को क्या है। तो एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन से 0.5 डिग्री का इंक्रीमेंट आ जाएगा, दैट इज 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का अंतर आ जाएगा। तो वो दिन किस चीज़ का होगा? ओवुलेशन का। ये क्लियर? ये मेथड बिल्कुल ऑथेंटिक है, इससे बहुत अच्छे से बीबीटी से पता लग जाता है। सेकेंड, सर्वाइकल म्यूकस की वो डेंसिटी, घनत्व। अभी हम पूछ बैठेंगे, मर जाओ तो चुप बैठ के पढ़ लो। कल भी मैंने टोका था, तुम पटर पटर लगे पड़े थे। सर्वाइकल म्यूकस की का ए के विस्कोसिटी से। अब सर्वाइकल म्यूकस की विस्कोसिटी से कैसे पता लगेगा? तो अगर आप लोग याद हो, मैंने जब आपको वो पढ़ा रहा था इम्प्लांटेशन, तो मैंने बताया था इम्प्लांटेशन के समय सर्विक्स में म्यूकस का प्लग लग जाएगा, और जहाँ पे इम्प्लांटेड वो है एम्ब्रियो, वहाँ पे भी म्यूकस का प्लग लगेगा। तो एक्चुअली में प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, म्यूकस को गाढ़ा करना स्टार्ट कर देता है। तो म्यूकस जैसे ही निकलेगा, जो मतलब सर्वाइकल म्यूकस निकल रहा है, अब उधर कॉर्पस लुटियम है, अब आपका एग प्रोड्यूस हुआ, 24 घंटे की वाइबिलिटी है, और उधर कॉर्पस लुटियम बना, प्रोजेस्टेरॉन धीरे धीरे अप हो रहा है। तो एक तो ये मान के चलिए 12वें दिन तक सर्वाइकल म्यूकस प्लग है, वहां तक सर्वाइकल जो ग्लैंड्स है उनकी सिक्रेटरी एक्टिविटी ज़्यादा नहीं होती है, वहाँ से कोई भी स्राव नहीं आता है। तो अर्थात अगर हम लोग इनिशियल 10 से 12 दिन की बात करें, तो वहाँ पे मादा जनन पथ में सूखा होगा, क्योंकि वहाँ पे कोई भी स्राव नहीं होगा। जैसे जैसे ओवुलेशन होगा वैसे वैसे क्या होगा, सर्वाइकल म्यूकस थिन होगा, पतला होगा। याद करिए, मैंने म्यूकोसल स्ट्रिंग बना के दिखाए थे। फिर उसके पश्चात क्या हो गया, पतला हो गया, उस शुक्राणु की एंट्री के लिए तैयार हो गया। अब एंट्री कब तक देनी है? हार्डली 1 दिन तक। भाई 1 दिन के पश्चात तो वही मैच्योर नहीं, वही अवेलेबल नहीं होगा, तो फर्टिलाइजेशन किससे करेंगे? तो धीरे धीरे म्यूकस गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाता है। तो ओवुलेशन के समय म्यूकस हो गया पतला, अगर उसको 2 उंगलियों के बीच में रख के स्प्रेड करेंगे, जैसे नहीं घर में चाशनी बनाते हैं, चाशनी को देखते हैं, तो अगर स्प्रेड कर रहे हैं, धागा दूर तक जा रहा है, मतलब तार दूर तक जा रहा है, तो म्यूकस गाढ़ा है, अर्थात ओवुलेशन नहीं हुआ। और 2 फिंगर के बीच में ही उसको अगर हम लोगों ने स्प्रेड किया और वो धागा बहुत जल्दी से टूट गया, जैसे नहीं पानी हो, पानी की तरह या लार की तरह, लार से ज्यादा चिपचिपा ना हो, तो वो म्यूकस इंडिकेट करता है कि ओवुलेशन हो गया है। तो म्यूकस की टेस्टिंग से भी क्या पता लग जाएगा कि ओवुलेशन कब हुआ है। ओवुलेशन के समय सर्वाइकल म्यूकस कम गाढ़ा हो जाता है, इसको 2 अंगुलियों के मध्य फैलाने पर तार जैसा नहीं बनता है। इसमें तार जैसा नहीं बनेगा, इसको स्पिन बकेट मेथड बोलते हैं। ये 2 ही मेथड आपको है इंपॉर्टेंट, मतलब कभी कदार पूछ लिए गए, तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो भी नहीं है। बीबीटी सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है जिससे पता करेंगे। तो ये 2 मेथड से आप ओवुलेशन का पता लगा सकते हैं। अब दूसरी चीज जो और बहुत इंपॉर्टेंस की है वो देखिएगा। यदि किसी महिला में आत्म चक्र की अवधि 35 दिन की है,
तब उस महिला को इन दिनों आवधिक संयम का पालन करना होगा। अब यहाँ पे डे का ड्यूरेशन बढ़ा दिया, आत्म चक्र की ड्यूरेशन बढ़ा दिए, कितने दिन का कर दिया? 35 दिन। अब 35 दिन के केस में क्या सजेस्ट करेंगे? आप डॉक्टर हैं, वेरी गुड। कैसे किया? वेरी गुड। बस आपको डे ऑफ ओवुलेशन निकालना है, तो इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या लगेगा? लूटियल फेज हमेशा 14 दिन की होती है, कभी भी चेंज नहीं होगी। अर्थात जो ओवुलेशन के बाद की पीरियड है मेंस्ट्रुअल साइकिल आने से, वो सदैव 14 दिन होगी, वो कभी भी चेंज नहीं होने वाली, भले आत्म चक्र कितने दिन का भी हो। तो जो चेंजेस आते हैं वो किसमें आते हैं? प्री ओवुलेटरी फेज अर्थात फॉलिकुलर फेज में। तो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट लगाया गया देखिए, एक आत्म चक्र में लूटियल प्रवस्था सदैव ही 14 दिन की होती है, अतः आत्म चक्र की अवधि से 14 घटाकर अंडोत्सर्ग का दिन पता लग जाता है। तो अंडोत्सर्ग कब है? 35 माइनस 14, दैट इज 21वें दिन। तो 21वें दिन क्या हुआ है? ओवुलेशन हुआ है। अब जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको मेडिकल कॉलेज में भी नहीं बताएगा कोई। -4 + 3, -4 मतलब 4 दिन पीछे चले जाओ, 17, 18, 19, 20, जैसे 10, 11, 12, 13 14वें दिन लिया था तो पीछे 4 दिन गए थे, तो इधर कितने दिन चले गए? 17, 18, 19, 20, 21वें दिन ओवुलेशन है। 21 के बाद उधर गए थे 17, 14, 15, 16, 17 मतलब तीसरा दिन, इधर 21, 22, 23, 24वां दिन। तो 21 से लेके 24वां दिन ये है इसकी फर्टाइल विंडो, ये उर्वर पीरियड है। तो इन दिनों के मध्य अधिक संयम रखना पड़ेगा, बाकी दिन नॉर्मल है। हमेशा 7 दिन का आएगा गैप, ठीक है, याद रखना ये गैप 7 दिन का है, -4 + 3। इससे आप किसी के भी कोई भी मेंस्ट्रुअल साइकिल में आप ओवुलेशन को मतलब ये बता सकते हैं कि किस दिन में अधिक संयम रखना है। ये क्लियर? अब यहाँ पे एक चीज आपको जो पूछनी चाहिए थी आपने पूछी नहीं। अब सपोज करिए ये विधि तो हम लोगों ने किसी को बता दी, अब ओवुलेशन मैं यहाँ क्या लेके चल रहा हूँ? प्लस माइनस लेके चल रहा हूँ। तो एक लंबे अगर पीरियड तक उन्होंने आवधिक संयम नहीं रखा और सपोज करिए वहाँ पे कॉपुलेशन का एक्ट हुआ, मैथुन हुआ, और अगले दिन बेसल बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया है, तो इस कारण इस अवस्था में तो गर्भधारण हो जाएगा, यस और नो? तो ये जो ये है आपके नेचुरल मेथड, इनके फेलियर बहुत होते हैं। तो लेकिन उस कंडीशन में क्या है, अगर वो जो पेयर है अगर अवेयर है तो उस केस में वो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को ले लेगा और गर्भधारण नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो नेचुरल के संग उसमें आर्टिफिशियल मेथड को एंगेज करना पड़ेगा, तब जाके बचा जा सकता है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर? चलिए, तो ये सबसे ज़्यादा देर लगी इसको समझाने में क्योंकि ये मेथड सबसे बड़ा था या एक्सप्लेनेटरी था।
क्या हुआ बेटा? मामे भी बता दो, बताओ। नहीं हम बिजी नहीं है, हमारे कान फ्री हैं, बोलो। आप नहीं, ये डिपेंड करता है अभी भी, मैं पागल पूरे ही हूँ, रत्ती भर कमी नहीं है। वो पार्ट अभी पढ़ा के अवॉइड कर सकता था मैं, अगर अवॉइड नहीं होता तो मैं भगा देता। जो चीज़ जहाँ तक झेलने लायक नहीं वहीं तक झेलूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब दूसरा मेथड देखते हैं। दूसरा मेथड पहले कौन सा पढ़ाऊँ? विड्रॉल मेथड, क्वाइटस इंटरप्टस। हिंदी, क्वाइटस इंटरप्टस। हाँ, अंतरित मेथड। As the name indicate, मैथुन अंतरित मेथड अथवा क्वाइटस इंटरप्टस। किसमें? हम ही ने लिखा है ना, पढ़ा लेने दोगे कि नहीं? ये महंगा नहीं आया होता तो मैं खोपड़े में मार चुका होता तुम्हारे। अब यहाँ पे क्या है, विड्रॉल मेथड। इसमें संसर्ग पूर्ण होने से पूर्व जो शिशन है उसको मादा की योनि से बाहर निकाल देंगे, जिससे जो वीर्य सेचन है वो ना हो पाए। स्खलन मादा के शरीर के बाहर होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा स्पर्म पहुंचे नहीं तो कोई भी फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं सकता। तो इसमें क्या है, संसर्ग पूर्ण होने से पूर्व ही शिशन को योनि से बाहर निकाल दिया जाता है, निकाल लिया जाता है, जाता है। अतः स्खलन मादा के शरीर के बाहर होता है, इस कारण निषेचन या गर्भधारण नहीं होता है। तो ये तो बहुत नॉर्मल सा मेथड है कि स्खलन अगर शरीर के बाहर है तो बाह्य स्खलन है, बाह्य स्खलन जो प्रक्रिया है इसमें निषेचन की संभावना नहीं के बराबर है, लेकिन सबसे ज़्यादा फेल होता है ये। ऐसा क्यों? ये मोस्टली ये मतलब सक्सेसफुल नहीं होता है, ऐसा क्यों? नहीं, तो कुछ भी हो सकता है, तो नहीं है यहाँ पे, और कुछ है। मैं कभी कभी फील करता हूँ मेरे कान हाथी के कान होने चाहिए थे, बड़े बड़े होते मैं साउंड वेव इकट्ठी कर लेता सब। हाँ बेटा, नहीं वो मेल को पता लग जाता है, वो आगे की कहानियाँ हैं। ये मतलब बॉडी की टेंडेंसी उसको सब पता लग जाता है, तो वरना ये तो पढ़ाते ही नहीं ना, अगर ऐसा हो नहीं सकता होता। और कोई
एक्चुअली में यहाँ पे कल्प्रिट है, दोषी है प्री इजैकुलेट, तो स्खलन तो होगा वीर्य का और प्री इजैकुलेट निकलेगा कॉर्पस ग्लैंड का। तो बहुत बार कॉर्पस ग्लैंड के सिक्रीशन में कुछ स्पर्म लीक करके आ जाते हैं और वो स्पर्म पहुंच गया मादा के शरीर के अंदर। अब स्खलन तो शरीर के बाहर हुआ है, मतलब नॉर्मली वीर्यपात तो शरीर के बाहर है, लेकिन कुछ क्वांटिटी में स्पर्म किसमें पहुंच गए थे, प्री इजैकुलेट, और वो भी वहां पे क्या कर देते हैं, फर्टिलाइजेशन करा देते हैं। तो प्री इजैकुलेट में कभी कभी स्पर्म्स उपस्थित होते हैं जिसके कारण यह युक्ति, यह विधि असफल हो जाती है। लास्ट लैक्टेशनल एमिनोरिया दुग्धपान अनातर, ये है ना, दुग्धपान अनातर। अब इसमें है, जब तक महिला के शरीर में इंटेंस लैक्टेशन होगा तब तक वह कभी भी गर्भ धारण नहीं करेगी, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल होती नहीं है। मेंस्ट्रुअल साइकिल होती क्यों नहीं है, क्योंकि प्रोलैक्टिन ज़्यादा है, इनहिबिटरी है, एफएसएच चैलेंज को बढ़ने नहीं देगा और इसके इनहिबिटरी एक्शन के कारण कोई भी फॉलिकल बना ही नहीं। तो इंटेंस लैक्टेशन के केस में महिला मैक्सिमम 6 मंथ तक मेंस्ट्रुअल साइकिल रिटेन नहीं कर पाएगी और 6 महीने तक उसमें कोई भी गर्भ धारण नहीं होगा। निर्माण के कारण मादा में अधिकतम 6 माह तक कोई भी आंत्र चक्र नहीं होता है। अतः इस अवस्था तक, इस अवधि तक गर्भधारण संभव नहीं होता है। बट ये मैक्सिमम 6 महीना है और ये ब्रेक कभी भी कर सकता है। उसके बाद नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ ना, नहीं होगा। ठीक, इसकी अधिकतम मियाद अवधि 6 माह है, परंतु यह उससे पहले कभी भी ब्रेक कर सकता है। कारण है महिला का पुअर हेल्थ, पुअर स्वास्थ्य या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, या बच्चे को दुग्ध ना पिलाना या दुग्ध का उत्पादन ही ना होना शरीर में। इसमें बहुत सारे कारण हैं। जैसे जो गरीब महिलाएं हैं, गरीब महिलाएं तो आप वो क्या करती हैं, अपने बच्चा हो गया उसके बाद अपने काम पे चली गई, तो जब वर्क कर रही हैं तो जाहिर सी बात है बच्चे को बार बार तो दूध नहीं पिलाया जा सकता। तो उस केस में जो बच्चे जो एक तरीके से अंतराल आ गया दुग्धपान का, तो अंतराल आते ही प्रोलैक्टिन डाउन होगा, प्रोलैक्टिन डाउन हो गया तो एफएसएच चैलेंज बढ़ जाएगा और फॉलिकुलर साइकिल को रिटेन करा देगा। तो उस केस में ये पहले ही ब्रेक कर सकता है। ये केस के लिए
6 महीना ही क्यों अधिकतम होता है? क्योंकि हर जगह आपको ये कॉन्सेप्ट पता होगा कि 6 महीने तक तो भ्रूण की जो नवजात है उसकी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए माता का दूध एनफ है, उसके माता का दूध, लेकिन उसके पश्चात उसको सॉलिड फूड की ज़रूरत पड़ेगी, उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो उसको केले को मैश करके दे दिया जाएगा, दाल का पानी दे दिया जाएगा, चावल का पानी देंगे, या कुछ धीरे धीरे उसको अन्न खिलाना चालू करेंगे। अगर उसको अन्न खाना खिलाना चालू किया तो उसका लैक्टेशन मतलब उसका जो फीडिंग का फ्रीक्वेंसी है वो घटेगा। फीडिंग की फ्रीक्वेंसी घटेगी तो माता के शरीर में प्रोलैक्टिन घटेगा और जाहिर सी बात है रिटेन कर जाएगी कौन? मेंस्ट्रुअल साइकिल। उस केस में ये खत्म हो जाएगा। क्लियर? तो ये 3 विधियां हैं जिसको क्या माना गया है? नेचुरल मेथड माना गया है कॉन्ट्रासेप्शन का। अब चलते हैं आर्टिफिशियल मेथड्स पे। छोटा सा पन्ना है। आर्टिफिशियल मेथड्स। कृत्रिम विधियां। इसमें गर्भ निरोधक युक्तियों का उपयोग किया जाता है। आदर्श गर्भ निरोधक युक्तियों में निम्न विशेषताएं होनी आवश्यक हैं। तो बहुत सारी विशेषताएं हैं जिस पे हम लोग फोकस करेंगे। तो आदर्श या आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की बात करी जा रही है कृत्रिम, उसमें क्या क्या चाहिए? एक तो इफेक्टिवनेस अर्थात प्रभाव। यह सदैव ज़्यादा प्रभावशाली होनी चाहिए, अर्थात गर्भधारण को प्रभावी रूप से रोक पाएं। अब आपको लग रहा होगा ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई जो गर्भधारण की युक्तियां, तो जाहिर जाते हैं उसको असरदार होना चाहिए। तो जैसे भी आप लोगों को कोरोना वैक्सीन लगी, तो क्या ये कोरोना वैक्सीन 100% इफेक्टिव है? नहीं, ये माना जाता है कि 80% इफेक्टिव है। तो 80% लोगों में तो ये क्या करेगी? प्रतिरक्षा बना देगी। 20% हो सकता है बीबी कोरोना से अफेक्टेड हो जाए। तो गर्भ निरोध की जो युक्तियां बनाई जाती हैं वो लिखा जाता है कि 99% 98% ये आपको गर्भधारण से सुरक्षा देंगी। कभी भी इसको 100% नहीं लिखा जा सकता। क्यों? क्योंकि वो 100% होती भी नहीं है। कहीं पे भी गर्भ जो निरोध की युक्तियां इनका फेलियर हो सकता है। तो इसके कारण इनको ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव होना चाहिए। फिर और क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? और क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? ये ईजिली मिल जाए, बहुत आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए। आसानी से उपलब्ध होने की मतलब क्या है कि अगर आपको गर्भ निरोध की युक्ति का उपयोग करना है, आप घर से गए
8-10 दुकान, मतलब अगर दुकानें हैं 8-10 दुकान छोड़ के भी आपको मिल जाए, ऐसी होनी चाहिए कि पनवाड़ी की दुकान पे भी मिल जाए। क्यों? क्योंकि अगर ये बहुत रेयरली अवेलेबल होंगी, अगर अलग अलग मेडिकल स्टोर पे मिल रही हैं, बहुत मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल भी नहीं है, तो लोग जाहिर सी बात है इनको ढूंढते तो घूमेंगे नहीं, वो अपना मैथुन करेंगे तो गर्भधारण हो जाएगा। तो इजली अवेलेबल होनी चाहिए, मतलब जहाँ जाओ वहाँ पे मिल जाए, तो इसकी आसानी से उपलब्धता होनी चाहिए, आसानी से उपलब्धता होनी चाहिए। ये और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भारत जैसे देशों में। क्यों? क्योंकि यहाँ अपने क्लास में जितने लोग बैठे हैं, किसी में भी अभी क्षमता नहीं कि कोई गर्भधारण की युक्ति को जाके खरीद के लाके दिखा दे, जबकि आप लोग ऑलमोस्ट शायद 17-18 क्रॉस कर गए होंगे। ठीक है, टेक्निकल रूप से आप एडल्ट हैं, बट इवन मतलब हम लोग की ये तक पहुंचने पे भी लोगों को इतना हुनर नहीं आता है या क्षमता नहीं आती है कि मेडिकल स्टोर पर जाएं और फ्रीली बोल दें कि भैया कंडोम दे दो। उनको भी क्या करना है, देखना पड़ता है कि कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा है। जाहिर सी बात है, एक बड़ा सोशल टैबू है कि हम लोग इन चीज़ों को बहुत नॉर्मली नहीं मांग सकते। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इसके लिए डिस्पेंसर मशीन लगवाई। जैसे नहीं ATM कार्ड होता है, आप कॉइन डालेंगे, उसमें से ये जो गर्भधारण की युक्तियाँ नॉर्मली कॉन्डोम्स हैं जो उसमें अवेलेबल होते हैं। लेकिन इंडिया जैसे देश में और बड़ी खतरनाक स्थिति, अगर मोहल्ले में किसी ने देख लिया उस मशीन के आसपास हो, भले तुम किसी वजह से हो, तो तुम्हारे घर वालों को बोलेगा आपका लड़का तो वहाँ घूम रहा था। तो जाहिर सी बात है, इतना ज़्यादा इसमें टैबू है इंडिया जैसे देश में कि इनका यूज, मतलब इतना ज़्यादा गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट कर रही है तो भी इनका यूज नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसका मतलब एक खरीदने ही बहुत ज़्यादा ईजी नहीं है। थर्ड, ये जो जनसंख्या बढ़ाने का कार्य है ये गरीब लोग ज़्यादा कर रहे हैं। आपने देखा होगा, खाने पीने को खुद कुछ नहीं है, लेकिन बच्चे पैदा करने की मशीन है। बच्चे क्यों पैदा करने कि जितने ज़्यादा हाथ होंगे उतनी ज़्यादा भीख मांग लेंगे, उतनी ज़्यादा मजदूरी कर लेंगे। आप कभी शाम को जाओ, गोलगप्पे खाने खड़े हो, 2-4 आपको आके घेर लेंगे, आपका कपड़े खींचने लगेंगे, भैया हमें भी खिलाओ, पैसा दो। आप बोलो खा लो, नहीं खाएंगे नहीं, पैसा दे दो। क्यों? क्योंकि भीख मांगने के लिए उनके पेरेंट ने पैदा करके छोड़ दिया। तो ऐसे लोगों पे जिन पे खाने के लिए पैसा नहीं है, तो गर्भ निरोध की युक्तियों के लिए पैसा कैसे खर्च करेगा? तो जाहिर सी बात है ये क्या होनी चाहिए, ये अत्यंत ही चीप होनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा, मतलब क्या होता है चीप, मतलब सस्ती होनी चाहिए, या गवर्नमेंट उनको फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट करे, भैया ले जाओ, जनसंख्या मत बढ़ाओ। ठीक है, तो इसीलिए जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स है उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। यह है अत्यंत सस्ती या फ्री में उपलब्ध होनी चाहिए। ये क्लियर? अब नेक्स्ट आता है यूज़र फ्रेंडली। यूज़र फ्रेंडली का मायने क्या होता है, जैसे सपोज करिए आप पे एक बहुत महंगा वाला एंड्रॉयड फ़ोन है और कोई रास्ते में भिखारी बैठा हुआ है बुड्ढा सा, आपके मन में दया आई, आपने कहा लो बाबा ये फ़ोन रख लो, बोलेगा इसका मैं करूँगा क्या, इसको तो चलाना ही नहीं आता है। तो युक्तियाँ कैसी होनी चाहिए जिसको कोई भी यूज कर पाए। ऐसा नहीं है यूज करने के लिए कहीं पे क्लासेस लगानी पड़ रही है कि इसको यूज कैसे करें, कोई आके घर पे समझा रहा है कि भैया इसको यूज ऐसे करना होता है। तो यूजर फ्रेंडली का मतलब है वो इतनी आसानी से यूज करी जा सके कि मतलब कोई भी अनपढ़ आदमी भी जाने कि यूज कैसे कर सकते हैं। ये है यूजर फ्रेंडली, अर्थात आसानी से उपयोग की जा सकने वाली होनी चाहिए। इसके पश्चात अगला प्रॉपर्टी क्या चाहिए? अब एक्चुअली में इन सबको यूज किसके समय किया जाएगा? संसर्ग के समय, संभोग के समय। और अगर इन्होंने उसमें व्यवधान उत्पन्न कर दिया, कैसा भी व्यवधान हो, मेंटल व्यवधान हो, फिजिकल व्यवधान हो, तो कोई इंसान इनको यूज नहीं करना चाहेगा, क्योंकि जो सेक्सुअल एक्टिविटी है वो प्लीजर के लिए है इंसान के। अब वो जाहिर सी बात है अगर इसमें कोई व्यवधान डालना है तो उसको कभी भी यूज नहीं करेगा, तो ये उसके सेक्सुअल एक्टिविटी में रत्ती भर भी इंटरप्ट करने वाली नहीं होनी चाहिए, व्यवधान करने वाली नहीं होनी चाहिए। यह है संसर्ग के समय
व्यवधान उत्पन्न करने वाली नहीं होनी चाहिए। मानसिक या शारीरिक पहले से ही था। व्यवधान और क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? रिवर्सिबल होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? रिवर्सिबल। इसका मायने नहीं, ये वो नहीं है रिवर्सिबल। जैसे हम लोग कपड़े उल्टे उल्टे पहन लेते हैं, बार बार धो मांज के यूज कर लेते हैं, कोई भी व्यक्ति रिवर्सिबल नहीं होगी। रिवर्सिबल का तात्पर्य यह है कि जब उसका उपयोग छोड़ दें तो सामान्य उर्वरता वापस कायम हो जाए। ऐसा नहीं कि परमानेंटली पत्ते कट गए। तो हुआ क्या, चाइना में एक दवा खोजी गई, उसका नाम था गॉसिपॉल। गॉसिपॉल कपास के बीजों से निकलने वाला केमिकल था। ये जो मेल्स हैं, मेल्स को यूज करने के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव पिल खोजी गई, तो मेल्स को खिलाई गई। पायलट प्रोजेक्ट रन हुआ, 6 महीने 7 महीने उनको खिला खिला के देखा गया। उसके पास जो ये देखा गया कि अब उसको यूज को रोक देते हैं। उसके यूज को रोका तो उतने लोग हमेशा के लिए स्टेराइल हो गए थे, मतलब वो दोबारा कभी भी बाप बनने लायक नहीं बचे। तो ये चीज है रिवर्सिबिलिटी। जैसे इसको यूज करना बंद करें, वापस से उर्वरता मेंटेन हो जाए। क्लियर? तो इसको बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी। इनका उपयोग बंद करने के पश्चात उर्वरता जल्दी से वापस आ जाए। नेक्स्ट, साइड इफेक्ट कम से कम। कोई भी चीज अगर साइड इफेक्ट करेगी तो उसको यूज नहीं करेंगे। इनके साइड इफेक्ट न्यूनतम होने चाहिए। तो ये आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव पे आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस की क्या है, आपकी एक तरीके से प्रॉपर्टीज हैं। इसी कारण से अगर इन सब प्रॉपर्टीज को आप कंसीडर करें तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में या वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यूज होने वाली कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस कौन सी होंगी। इजीली अवेलेबल हो, लोगों को यूज करना आता हो, रॉकेट साइंस ना हो। तो इस कैटेगरी में दो चीज़ें आती हैं, एक तो कॉन्डोम्स आते हैं, दूसरी आती हैं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जो महिलाओं द्वारा ओसीपीज, जो मुख से खाई जाने वाली कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं। तो इन दो कैटेगरी को फॉलो करती हैं, इसीलिए उनका उपयोग ज़्यादा होता है। तो इसको यहीं पे अभी समाप्त करते हैं। कल से हम लोग पढ़ेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। थैंक यू बच्चों।